देखिए कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के मैंने आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताए थे और उसकी फ्रीक्वेंसीज को हमने कैलकुलेट किया था। तो फिर से सुनिए क्या क्या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्योंकि अभी हमें कंपैरिजन करना है ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज के साथ। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में। दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, or you can say that first harmonic थी μ1 is equal to v upon 4l. this is the first harmonic fundamental frequency. second इसके अंदर हमने ये देखा था कि दूसरा जो वाइब्रेशनल मोड होता है उसमें ये किस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आती है फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी थी 3v/4l। तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो 3 टाइम्स है तो इसको बोल देते हैं थर्ड हार्मोनिक। दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। नेक्स्ट आएगा सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन मतलब कि थर्ड फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस की जा सकती है दैट विल बी 5v/4l। ये थी थर्ड फ्रीक्वेंसी की साउंड। दिस इज द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन and this frequency is 5 times the fundamental frequency, so we will say that this is the fifth harmonic. This is the fifth harmonic. अब हमने फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन किया था, nu1 ratio nu2 ratio nu3, this will be 1 ratio 3 ratio 5। तो इसका मतलब क्या था, ये सिर्फ ओड नंबर की फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करेगा। कौन? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज्ड होता है और एक एंड ओपन होता है। और इसके वाइब्रेशनल मोड्स के डायग्राम जो थे वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। सो ओनली odd harmonics are produced. Only odd harmonics are produced. जैसे कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है तो सेकंड फ्रीक्वेंसी की साउंड आपको 300 हर्ट्ज की सुनेगी। 300 के बाद में फिर 500 हर्ट्ज की सुनेगी। तो 100 के बाद डायरेक्ट 300 के बीच की फ्रीक्वेंसी की साउंड इसमें प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर इनके बीच की फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स को ये प्रोड्यूस करेगा, तो ज्यादा प्लीजेंट साउंड नहीं आएगी। अब ओपन ऑर्गन पाइप, सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप उसको बोलते हैं जिसके दोनों एंड क्या होंगे? ओपन होंगे। फर्स्ट एंड इज ओपन एंड सेकंड एंड इज ओपन। अब एंड जो है वो क्लोज्ड हो या ओपन हो, रिफ्लेक्शन जरूर होता है। ये तो हमने उसमें भी स्टडी किया था ट्रांसवर्स वेव में। मैंने कल आपको रॉप का एग्जांपल बताया था। एक रॉप को हमने फिक्स कर दिया एक एंड से, तब हम एक क्रस्ट को भेजते हैं तो वो ट्रफ बन करके लौटता है। रिफ्लेक्शन जो होता है उस केस में उसका फेज जो है वो अपोजिट हो जाता है। अगर क्रस्ट जाता है तो ट्रफ आ जाता है। और हमने एक ओपन एंड भी रखा था, फ्री एंड बोला था जिसको हमने, जिसमें हमने एक रॉप को एक रिंग के साथ बांध दिया था और वो रिंग क्या कर सकता था? मूव कर सकता था, तो उसका दूसरा एंड फिक्स नहीं था। उस केस में जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्रस्ट जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर के क्रस्ट ही आता है, मतलब कि फेज में कोई चेंज नहीं होता। देयर विल बी नो चेंज इन द फेज। ओके, तो इसमें भी ओपन एंड मतलब कि फ्री एंड पर भी रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां से हम एयर ब्लो करते हैं तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से ट्रेवल करते हैं। ये रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर आया कंप्रेशन। अब कंप्रेशन जब जाकर के यहाँ टकराता है तो इसके आगे का जो मीडियम है उसमें रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पर रेयरफेक्शन क्रिएट हो रहा है तो फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? ये कंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो इस तरफ एक वेव जाएगी, दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जब कंप्रेशन जाकर के ओपन एंड पे स्ट्राइक करता है तो वापस क्या लौट करके आता है? कंप्रेशन ही लौट करके आता है, क्योंकि फेज तो चेंज होता नहीं है जब फ्री एंड पर रिफ्लेक्शन होता है। तो
तो यहाँ पर फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन होगा, तो कंप्रेशन अगर फ्री एंड पे पहुंचता है तो फ्री एंड से कंप्रेशन ही वापस आएगा। तो इस तरह से ये दो वेव्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। और ये दोनों वेव किस तरह की ट्रेवलिंग वेव्स हैं? तो आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? कंप्रेशन रेयरफेक्शंस क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। So when two longitudinal waves which are moving in the opposite direction superimpose, then standing waves are produced. फिर इसमें एयर कॉलम्स बनेंगे। ये जो है इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बनेंगे और वो जो वेव होगी उसको स्टैंडिंग वेव बोला जाएगा। तो दो ट्रेवलिंग वेव जा रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरफ जा रही है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरफ जा रही है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव बनेगी जिसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ओके, तो ये है इसकी प्रोसेस प्रोडक्शन की। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह की साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला नॉर्मल मोड क्या है वाइब्रेशन का? इस केस में ये इस तरह से ऑसिलेट कर सकती है, ऑर्गन पाइप, और इस ऑर्गन पाइप के अंदर इसकी जो लेंथ है वो L है। जो ओपन एंड होते हैं वहां पर एंटी नोड बनता है। अगर यहाँ पे क्रस्ट आएगा तो वापस क्या लोड करके जाएगा? क्रस्ट ही लोड करके जाएगा। और इसके सेंटर में एक नोड बनता है। तो ये इसकी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जिसमें इसके ओपन एंड्स पर एंटी नोड होंगे दो, और इसके सेंटर में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको नोड बोला जाएगा। तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव इसमें प्रोड्यूस होगी। और ये जो स्टैंडिंग वेव है वो कितनी वेव है? तो आंसर है हाफ वेव है। दिस इज द फुल वेव, ये फुल वेव है। इधर से हमने इसको डिडक्ट कर दिया, 1/4 हटा दिया, इधर से इसको डिडक्ट कर दिया, 1/4 हटा दिया, तो देख लीजिए कितनी वेव बन रही है। दिस इज द हाफ वेव, सो इट्स वेवलेंथ इज λ/2। तो यहां से आधा क्रस्ट बना, फिर ये 0 पर आया, नोड पर आया, फिर दूसरी तरफ ये ट्रफ बना, हाफ। तो हाफ क्रस्ट है और हाफ ट्रफ है। तो ये जो वेव है इट्स वेवलेंथ इज λ/2। अगर λ/2 वेवलेंथ आ रही है तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा कि λ/2 जो है वो L के इक्वल आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L। अब हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू। So nu1 is equal to V upon 2L। ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड है, और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड में दो एंटी नोड बनते हैं और एक नोड बनता है। एंड दिस इज द स्टैंडिंग वेव विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑर्गन पाइप, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूं किसके बारे में? ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। क्लोज्ड वाला हम लोग स्टडी कर चुके हैं। दिस इज फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, या इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। इट इज द वन टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक है nu1 is equal to V upon 2L। देखो 2L आ रहा है, 2L आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा होगी। यहाँ पर डिवाइड बाय 4 था, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी इसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को स्टडी करते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होगी उसको फर्स्ट ओवरटोन बोला जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट साउंड आती है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। और ये कौन सा हार्मोनिक होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे इसके सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन से। So now we will discuss second mode of vibration। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले ऑर्गन पाइप तो सेम ही रहेगी, लेकिन अब वाइब्रेशन के मोड चेंज हो सकते हैं। ऑर्गन पाइप सेम ही रहेगी, लेकिन वाइब्रेशनल मोड जो है वो चेंज हो गया। अब जो हमने एयर ब्लो की उसकी वजह से यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बनी, और उस स्टैंडिंग वेव में 2 नोड्स होंगे और 3 एंटी नोड होंगे। इसमें 2 नोड्स होंगे और 3 एंटी नोड्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 नोड्स को क्रिएट कर देते हैं। ये 2 फिक्स पॉइंट होंगे इसमें,
एंड दिस इज एंटी नोड, ये सेकेंड वेव इसमें इस तरह की बनेगी, विच इज हैविंग 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं? फ्री एंड्स होते हैं जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम हो सकता है। दिस इज अगेन एंटी नोड। तो यहाँ के पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब इस केस में कितनी वेवलेंथ की वेव है ये, पहले तो वेवलेंथ पता करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ओके अच्छा, इसमें जो वेव क्रिएट हो रही है वो फुल वेव है, वन वेव है, फुल वेव। फुल वेव में आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये वेव डिजाइन की जाती है। अब इसमें आपको 1/4 वेव यहां मिलेगी, 1/4 वेव यहां मिलेगी और हाफ वेव यहां पर मिलेगी। देखो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है वो इस तरह से बनाया गया है, आप इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। ये डायग्राम ये बना हुआ है ऐसा, ये भी एक फुल वेव है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको भी लैम्डा बोला जाता है, और एक वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है कंप्लीट होने में उसको भी लैम्डा बोला जाता है। तो दोनों का पाथ कैसा है, दोनों का पाथ सेम है, बस ये वेव 0 फेज से स्टार्ट हो रही है, ये वाली वेव 90 डिग्री फेज से स्टार्ट हो रही है, बस यही तो डिफरेंस है। तो क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस भी क्या है, 1 वेव। सो दिस इज द फुल वेव, ये एक फुल वेव है और फुल वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो अब इस केस में जो वेव यहाँ पर बन रही है उसकी वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ के इक्वल आ जाएगी। तो लैम्डा के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, एल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू इस केस में आ रही है एल, सो दिस इज v अपॉन एल। सो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है दैट फ्रीक्वेंसी इज ν2 इज इक्वल टू v अपॉन एल, एंड दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आ रहा है 1/2, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डबल है। जस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डबल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक। सो दिस इज द सेकंड हार्मोनिक, ये फर्स्ट ओवरटोन है और सेकंड हार्मोनिक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन के बारे में लिखेंगे हम। नाउ द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों का नंबर एक एक इंक्रीज कर दीजिए। अब इसमें कितने नोड बनेंगे, तो आंसर है इसमें 3 नोड बनेंगे और 4 एंटी नोड्स बनेंगे। डायग्राम में चेंजेस करते हैं, जो स्टैंडिंग वेव यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इस केस में उसको डिजाइन करते हैं। तो कितने नोड बनाने हैं, तो आंसर है 3 नोड्स बनाने हैं, 1 2 एंड दिस इज 3। सो दिस काइंड ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह की इसमें ये स्टैंडिंग वेव बनेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस होंगे स्टैंडिंग वेव के। नोड, second node, and this is third node. First antinode, second antinode, third antinode and fourth antinode. अब इस केस में कितनी वेव कंप्लीट हो रही है, ये जो वेव है ये आपको दिखेगी यहाँ पर 2 वेव्स, अप्रोक्सीमेटली 2 है, इसको 2 वेव या इसको बोलें 1.5 है, ये 3/2 है। 2 वेव्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, एक वेव तो कंप्लीट है और दूसरी वेव हाफ है। ये हाफ का कैसे पता लगा, देखिए अब मैं वेव को डिजाइन करता हूँ। वेव को डिजाइन करते हैं तो वेव ऐसी है, ये 1 वेव है, फुल वेव है, और एक हाफ वेव है, 1/4 वेव है। यहाँ पर 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है, ये एक फुल वेव है और यहाँ पर ये हाफ वेव है, सिर्फ क्रस्ट बन रहा है। अब इसमें कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1/4 क्रस्ट हो गया, 1/4। सो दिस इज 1/4 वेव। इसके बाद में एक फुल वेव बन रही है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द फुल वेव, और फिर से आधा जो है वो ट्रफ आ रहा है, तो ये भी 1/4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 1 हो गया। सो 1/4 +1
प्लस 1/4, दिस इज 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब है 1.5। तो यहाँ पर ये जो वेव बन रही है वो कितनी वेव बनेगी, 1.5 वेव क्रिएट हो रही है। और इसकी वेवलेंथ को अब हम लिखते हैं, द वेवलेंथ विल बी रिटन एज 3/2 लैम्डा। इसमें इस तरह की स्टैंडिंग वेव भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, इस केस में हमने ये देखा कि 3/2 लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ के इक्वल आएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये जो वेव यहाँ पे बन रही है इसकी वेवलेंथ आएगी, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दिस विल बी 2L/3, 2L/3। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए v/लैम्डा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए। ये वैल्यू आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा v/2L/3। सो दिस इज 2L/3। ये 3 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगी थर्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज 3v/2L। जब आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है v/2L, यहाँ लिखा हुआ है 3v/2L। सो दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। If it is 3 times the fundamental frequency, then it is called third harmonic. Then it is called third harmonic. ये third harmonic है। ओके, अब इसमें जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनका रेशियो बनाते हैं। उनका जो रेशियो आएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेशियो, सेकंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द stationary wave or you can sound wave which is produced in the air column is 1:2:3। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब है कि पहले अगर 100 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होती है तो सेकंड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज की प्रोड्यूस की जा सकती है, थर्ड फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज की प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसमें इवन और ओड दोनों हार्मोनिक प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ लिखते हैं इवन एंड ओड बोथ हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। इवन एंड ओड बोथ हार्मोनिक्स। अगर दोनों हार्मोनिक इसमें प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी जो साउंड होगी वो ज्यादा प्लीजेंट होगी। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड के मिक्सचर से हम लोग क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, म्यूजिकल नोट्स। सारे गामा पादा नीसा, इनको हिंदी में हम लोग इस तरह से बोलते हैं, 7 सुर होते हैं। वो जो 7 सुर होते हैं उनको 7 नोट्स बोला जाता है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूजिकल नोट्स को बना सकते हैं। और म्यूजिकल नोट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड कर सकता है। So these are the modes of vibrations which are produced in open organ pipe and closed organ pipe. देखिए, डॉपलर्स इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इफेक्ट आपको साउंड वेव्स में भी देखने को मिलेगा, ये इफेक्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो उनमें भी डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब है फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। वो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, जब ऑब्जर्वर या सोर्स ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल ये है कि एक बाइक थी, उस बाइक के ऊपर एक सायरन लगा हुआ था। तो ये जो सायरन है एक साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा था। ये साउंड वेव इस तरह से जा रही थी और यहाँ पर जो था, यहाँ पर था लिसनर। ये इस साउंड वेव को इस तरह से सुन रहा है, ये साउंड वेव इस तक पहुंच रही है। अभी ये भी रेस्ट में है और ये जो लिसनर है ये भी रेस्ट में है, दोनों ही रेस्ट में है। तो ये जिस भी फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी की साउंड इसको सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये 10 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है, तो 10 हर्ट्ज की साउंड उसको सुनाई दे रही है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम 10 हर्ट्ज वाली सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सुनने की जो फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है, जो रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बेसिकली 20 हर्ट्ज भी नहीं सुनाई देता, रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज को, शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं।
20 हर्ट्ज से वैसे तो 20,000 हर्ट्ज होती है, लेकिन अगर मैं एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता हूँ 300 हर्ट्ज की या 400 हर्ट्ज की, 400 हर्ट्ज वाली तो सुन जाएगी, लगभग 150-200 हर्ट्ज वाली साउंड वेव हमें नहीं सुनाई देती है जनरली। तो ये एवरेज बताया गया आपको, एवरेज। तो फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि 10 हर्ट्ज की साउंड है और एक ऑब्जर्वर है जिसकी सुनने की क्षमता ज्यादा अच्छी है, तो वो 10 हर्ट्ज की साउंड को भी सुन पा रहा है। ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब या तो और ये जो सोर्स है ये चलना शुरू कर दे या लिसनर चलना शुरू कर दे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी मूव कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन आप जिसको बोलते हैं, रिलेटिव मोशन के अंदर आप इसको स्टडी करते हैं। अब ये जो सोर्स था ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, ये अचानक से चल पड़ा, जो बाइक थी वो मूव करना स्टार्ट कर गई। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो साउंड वेव थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, ये शॉर्टर डिस्टेंस हो गई, इसकी शॉर्टर डिस्टेंस होगी तो ये साउंड वेव ऐसा कंप्रेस हो जाएगी, और अगर ये कंप्रेस हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है 12 हर्ट्ज। अब ये जो ऑब्जर्वर था जो यहाँ पर रेस्ट में खड़ा था, अब इस ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी? अब इस ऑब्जर्वर को 12 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। सो देयर विल बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। देखो मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो सोर्स पास में आएगा तो आपको ज्यादा साउंड सुनने लगेगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी। नो, लाउडनेस बढ़ रही है वो एक अलग रीजन है, क्योंकि वो सोर्स जैसे जैसे पास में आएगा तो एनर्जी के डिसिपेशन कम होंगे, लाउडनेस आपको ज्यादा सुनाई देगी। वो डॉपलर इफेक्ट नहीं है, डॉपलर इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी का चेंज होना। मतलब कि पहले जो आपको साउंड सुनाई दे रही थी वो साउंड कैसी थी? वो साउंड हैवी थी। हैवी का मतलब कैसी साउंड? लो फ्रीक्वेंसी साउंड। और जब वो सोर्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपको कैसी साउंड सुनाई देगी? श्रिल साउंड सुनाई देगी। श्रिल साउंड मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो लाउडनेस एक अलग चीज है, लाउडनेस, इंटेंसिटी, ये सब अलग है। तो जब वो सोर्स दूर था तब आपको साउंड थोड़ी धीरे आ रही थी, दैट इज लाउडनेस। फिर जैसे जैसे वो सोर्स पास में आया तो एनर्जी ज्यादा आ रही है पर सेकंड, तो आपको वो साउंड जो है वो थोड़ा तेज सुनाई देने लगेगी, दैट इज इंटेंसिटी, लाउडनेस, वो अलग चीज है। हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो जब एक सोर्स या ऑब्जर्वर, लिसनर जो है वो मूव करता है, रिलेटिव मोशन करता है, तो उस समय पर जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। सोर्स जिस भी साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं सुनाई देती है, आपको कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ज्यादा या कम भी हो सकता है। और ये जो इफेक्ट होता है इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है सबको? when there will be relative motion between source and listener, then there is change in the frequency of the sound wave। तब उस समय पर साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, और ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। और चेंज होने का रीजन क्या है? रिलेटिव मोशन। लिसनर के रिस्पेक्ट में सोर्स मूव करेगा या सोर्स के रिस्पेक्ट में लिसनर मूव करेगा, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल्स, एग्जांपल होंगे जैसे कि हम लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े और ट्रेन आ रही है दूर से, और उसके ऊपर जो सायरन लगा हुआ है वो सायरन की फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, तो 1000 हर्ट्ज की वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे जैसे वो ट्रेन पास में आती जाती है उस समय पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको 1000 की बजाय 1050, आपको 1000 हर्ट्ज की बजाय 1050 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देती है जब वो 50 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्पीड आपकी तरफ आती है, 60 किलोमीटर पर आवर से आपकी तरफ आती है, तो 50 फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, अब वो ट्रेन आपके सामने से गुजर गई और आपसे दूर जा रही है, सायरन अभी भी बज रहा है, सायरन कंटिन्यू ऑन था, वो जो सोर्स था वो कंटिन्यू साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब ये सोर्स जो है वो लिसनर से दूर जाएगा, अभी वो इस तरफ जा रहा है, ये लिसनर यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो जब सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा होता है तब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब सोर्स लिसनर से दूर जा रहा होता है, जब ट्रेन हमें क्रॉस करके दूर जाएगी तब आपको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सोर्स तो 1000 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपको सुनाई दे रही है कितनी? 950 हर्ट्ज की साउंड। So this sound you will listen, this frequency you will listen when it is
मूव अवे फ्रॉम लिसनर, मूव अवे फ्रॉम लिसनर। और ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको कब सुनाई देगी? हायर फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, moving towards the listener. This effect is called Doppler effect. There will be change in intensity, but intensity is not related to the Doppler effect. We are talking about the change in frequency. तो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना जब सोर्स या लिसनर रिलेटिव मोशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। अच्छा, एक डॉपलर इफेक्ट आपको लाइट में भी देखने को मिलता है। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैलेक्सी जो है या जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। इस बात का पता कैसे लगता है? इस बात का पता लगता है रेड शिफ्ट से या ब्लू शिफ्ट। दो शिफ्ट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो क्या स्पेक्ट्रम होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिर से। पहले हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में डिस्कस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे पहले आती हैं गामा रेज, गामा रेज के बाद आती हैं एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आएंगी अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आएगा विबग्योर, विबग्योर। तो यहां पर ये ब्लू है, ये रेड है। इसके बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद में रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सब में किसका डिफरेंस है? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अब मान लीजिए हम अर्थ पर है और अर्थ से हमने क्या किया, एक स्टार की डिस्टेंस को मेजर किया। हमने देखा कि स्टार से जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट आ रही है? वो आ रही है ब्लू कलर की लाइट। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन ली कि अभी स्टार से ब्लू कलर की लाइट आ रही है। फिर हमने ये फिर से ऑब्जर्वेशन ली 5 साल बाद, 10 साल बाद। दोबारा से जब ऑब्जर्वेशन ली तो ये पता लगा कि पहले तो लाइट ब्लू आ रही थी, लेकिन अभी ये जो लाइट है वो वायलेट हो चुकी है या अल्ट्रा वायलेट हो चुकी है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि जो सोर्स है वो आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टार है और जो अर्थ है इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। ये जो स्टार है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर कौन सा शिफ्ट हो रहा है? यहाँ पर ब्लू शिफ्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो ब्लू थी, ब्लू से वॉयलेट होगी, वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट होगी, अल्ट्रा वॉयलेट से एक्सरेज, एक्सरेज से गामा रेज। इसका मतलब किस तरफ शिफ्टिंग हो रही है? ब्लू शिफ्ट हो रही है। ब्लू शिफ्ट होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो मतलब वो सेलेस्टियल बॉडी हमारी तरफ आ रही है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं देखा जाता। जनरली जो देखने को मिलती है वो रेड शिफ्ट देखने को मिलती है। जनरली जो देखने को मिलती है इस यूनिवर्स में वो क्या देखने को मिलता है? रेड शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट का क्या मतलब है? रेड शिफ्ट का मतलब है कि पहले इस स्टार से या इस गैलेक्सी से जो लाइट आ रही थी वो ब्लू कलर की लाइट आ रही थी, ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी। कुछ समय बाद ऑब्जर्व किया तो लाइट ऑरेंज या येलो हो चुकी थी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम कब होती है? फ्रीक्वेंसी तब कम होगी जब ये भी दूर जाएगा और अर्थ भी इससे दूर जाएगी। तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं इस यूनिवर्स में, काफी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, तो वो जो गैलेक्सी स्टार से जो लाइट आ रही होती है उनकी ऑब्जर्वेशन से ये पता लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब कि रेड शिफ्ट हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी का कम होना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मूव अवे फ्रॉम द लिसनर। लिसनर की बजाय अब ऑब्जर्वर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। तो जब ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो उस समय पर रेड शिफ्ट होगा। तो इस यूनिवर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलता है कि सब जगह पर रेड शिफ्टिंग चल रही है। रेड शिफ्टिंग का मतलब है कि सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी के कम होने का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से दूर हो रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स क्या हो रहा है? यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपेंड। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की है। सो दिस इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज है।
ये भी डॉपलर इफेक्ट है, लेकिन ये डॉपलर इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये डॉपलर इफेक्ट है लाइट का। दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो ये डॉपलर इफेक्ट आपके 12th क्लास में आएगा जब हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। और अभी जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड का है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में। ये जो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है, इसमें एक ही फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, उस फॉर्मूला से आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग बुक्स में ये जो फॉर्मूला दिया होता है उसके 5-6 केसेस दे रखे होते हैं कि इस केस में ये लगाना है फॉर्मूला, इस केस में ये फॉर्मूला लगाना है। हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए उसी को यूज करेंगे। तो मैं आपको इसमें क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दूंगा, उस फॉर्मूला को आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज कर सकते हैं। अलग अलग आपको केसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कल डिस्कस करते हैं उस फॉर्मूला के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में। और ये चैप्टर कंप्लीटेड है, बस कल इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं इस टॉपिक पे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पहले इस चैप्टर की, फिर उसके बाद ऑसिलेशन चैप्टर की भी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे।